ओके, विल स्टार्ट मैग्नेटिज्म टुडे। अच्छा, ये मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, इससे पहले हम फ्लो ऑफ करंट पढ़े थे या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़े थे, जिससे कि करंट अराइज होता था, है ना। तो जब भी चार्ज मूव करता है उसके कारण एक फोर्स प्रोड्यूस होता है या फिर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये फील्ड का मतलब क्या है? जैसे अर्थ है मान लो, ठीक है। अर्थ की वजह से क्या मैं बोल सकता हूँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के चारों तरफ। सुनो, अगर आप थोड़ा सा पढ़े होगे क्लास 9th में, तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके चारों तरफ। उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, समझे। तो कोई भी अगर फोर्स है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा एक फील्ड प्रोड्यूस हुआ रहता है। दैट फील्ड एक्सर्ट्स द फोर्स, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है फील्ड का, तो अभी आपके लिए है नहीं वैसे आपकी क्लास में। सो विल फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो, फील्ड कोई ऐसा चीज होता है जो कि फोर्स प्रोड्यूस कर सके। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फोर्स, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपको फील्ड देखना है तो कैसे देखोगे? मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है। इसके चारों तरफ अगर मैं आयरन डस्ट पार्टिकल्स या सॉ डस्ट पार्टिकल्स ड्रॉप कर देता हूँ हर जगह, ठीक है, तो ये सब अरेंज कैसे होते हैं? आपने कभी देखा है मैग्नेट के चारों तरफ ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसा शेप बना के? किसी ने नोटिस किया है क्या? यस सर। तो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर? अगर आप डस्ट पार्टिकल्स मेड ऑफ आयरन को मैग्नेट के चारों तरफ ऐसे फेंक दोगे तो वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं, ऐसा। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड है। अगर आप आयरन को रखोगे तो उन पे फोर्स लगेगा और वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और आपको ऐसे लाइंस मिलेंगे या फिर एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या मैग्नेट ही ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस पहले, उसके बाद मैग्नेट्स में जाए, ठीक है। सर मूविंग चार्जेस क्यों प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, उस पे आते हैं। देखो, पहले तो पहले तो मूविंग चार्जेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अगर आपने एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे पहले सुना है क्या सबने? टर्म कॉल्ड यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखा भी होगा साइंस प्रोजेक्ट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? आप इसको चार्ज करो या फिर इसको करंट सप्लाई करो। इसको करंट सप्लाई करने से ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। जैसे ही आप करंट को ऑफ कर दोगे, ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब करंट फ्लो हो रहा है तब मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ रही है, जब करंट को आप रोक दे रहे हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जा रही है। सो इससे हमें सबसे पहले पता लगता है कि करंट कैरिंग वायर और एनी करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्यों होता है ये? देखो, कोई फोर्स क्यों एग्जिस्ट करता है इसका कोई आंसर नहीं है। आप अगर पूछोगे अर्थ क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, साइंस नेवर एक्सप्लेन्स व्हाई। कैसे फोर्स लगा रही है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर आप पूछोगे सन अर्थ को क्यों खींच रही है, तो क्या उसका कोई आंसर है? यस, कोई मुझे बता सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स सन क्यों लगा रही है अर्थ पे, अर्थ क्यों लगा रहा है हम पे? सर क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सन के अंदर बहुत ज्यादा मैटर है, तो फिर वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल होता है। अच्छा, मैटर का प्रॉपर्टी, बट क्यों होता है? ये तो बस आप बोल दिए कि प्रॉपर्टी होता है, आपने एक्सप्लेन कहाँ किया? आपने बोला कि मैटर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, बट क्यों, मैटर क्यों प्रोड्यूस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो उसका कोई आंसर अभी तक हमें
इस चीज का आंसर नहीं मिला है कि व्हाई मैटर अट्रैक्ट्स मैटर और व्हाई एनीथिंग एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अगर आप पूछोगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मेरा आंसर होगा यस। क्यों प्रोड्यूस करता है, तो मैं इतना बता सकता हूँ, करंट के वजह से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो व्हेनेवर चार्जेस मूव दे प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एज वी हैव ऑब्जर्व्ड। जैसे हमने ऑब्जर्व किया है कि मैटर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है, वैसे एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज ऑब्जर्व्ड बाय अस। उसका मतलब रीजन नहीं है हमारे पास, बट कैसे एग्जर्ट करता है वो मैं बता सकता हूँ। हाउ दैट मैग्नेटिक फील्ड कम्स, उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो हम पढ़ सकते हैं, बट क्यों का आंसर जनरली साइंस के पास नहीं होता है। साइंस ऑलवेज एक्सप्लेन्स हाउ। अगर आप पूछोगे यूनिवर्स एक्सपैंड कहां से स्टार्ट हुआ, आई कैन से ओके द बिग बैंग क्रिएटेड यूनिवर्स और एनी अदर थ्योरी। बट अगर आप पूछोगे बिग बैंग क्यों हुआ, तो उसका कोई आंसर नहीं है। व्हाई का जनरली आंसर नहीं रहता है, वी ऑलवेज ट्राई टू आंसर हाउ। ओके, तो देखो इसमें पहले हम लिखेंगे व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज और हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। सो व्हेनेवर we have a moving charge or current carrying wire, it exerts a magnetic field or it creates a magnetic field. ठीक है, तो जब भी आपके पास मूविंग चार्जेस आते हैं उनके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब कैसे होता है उसका डेरिवेशन आपको थोड़ा बाद में पढ़ा जाएगा, क्लास 12 में पढ़ा जाएगा। हम अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे कि किस फॉर्मूला से आता है। एंड ट्रस्ट मी, विद फॉर्मूला आल्सो द क्वेश्चंस विल बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे फॉर्मूले पे ही, वही सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो उसके डेरिवेशन पे तो अभी हम जा ही नहीं सकते। डेरिवेशंस के लिए हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हाई लेवल पे पता होना चाहिए, जो अभी हमें पता है नहीं। सो विल डायरेक्टली लर्न व्हाट आर द फॉर्मूले फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी एक चार्ज मूव करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। ओके, तो चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का। पहला, मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying circular loop. Okay, एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है पहले हम ये निकालते हैं। ओके, या फिर ये देखते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। ऐसा आ गया एक सर्कुलर लूप का रेडियस क्या ले लोगे आप, रेडियस ले लोगे आर। मान लो इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे। तो whenever we have current flowing in a closed circular loop, the magnetic field को हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, what is the symbol for magnetic field? B। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को G से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इसके वजह से, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं the magnetic field at center is given as, और ऐसा मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आता है ये हो जाता है कांस्टेंट इनटू आई बाय आर। ओके, अब ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट एक्चुअली रहता है म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा, ये म्यू नॉट वगैरह क्या है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर इंटू। देखो
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैंने क्या किया, पहले ये बताया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक चीज के भी प्रोपोर्शनल है, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, एंड इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क। अगर ये कंप्लीट सर्कल है, वो एक सर्कल है, एक सर्कल कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, 360 बोलो 360। उसको एसआई यूनिट में लिखोगे, एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन। रेडियन। तो 360 डिग्री इन रेडियन कितना होगा, 2 पाई। 2 पाई। तो हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, ये मान लो ये कांस्टेंट है, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, बट मान लो अभी कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, आई न्यूमरेटर में आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेडियस के, तो रेडियस नीचे आया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क। अच्छा अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो एंगल कितना सबटेंड होगा, 2 पाई। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू अ सर्कुलर लूप क्या आ जाएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट में इसका वैल्यू होता है सिंपल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मींस 10 टू द पावर -7। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलो थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, ये करंट पे नहीं डिपेंड करता है, या लूप के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, या एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम और मटेरियल। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर वाटर एवरीवेयर, अब वाटर से आइस चले जाओगे तो डेंसिटी चेंज होगा, ऐसे ही ये कांस्टेंट है, बट फॉर ए सर्टेन मीडियम जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट एक किया ये चीज वेरीफाई या फिर प्रूफ करने के लिए, जब आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आपने किया है एक्सपेरिमेंट, करंट इसमें पास किया, मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया, और आप बोल रहे हो कि करंट जितना बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो जिस मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस मीडियम पे ये डिपेंड करता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, इसको बोला जाता है, म्यू नॉट को परमिएबिलिटी बोला जाता है। किसका म्यू नॉट परमिएबिलिटी, बाय 4 पाई की ऐसा यूनिट कौन सी होती है, यूनिट आगे देखेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही उसका यूनिट जान पाएंगे, ठीक है। तो अभी निकालेंगे यूनिट, डोंट वरी, डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द यूनिट्स। पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। तो जनरली हम मीडियम क्या लेते हैं क्वेश्चंस में, जब तक मेंशन्ड ना हो मीडियम को क्या लेंगे हम, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। मान लो लाइट का स्पीड आपको लिखना है, तो आप गिवन नहीं होता है तो लाइट का स्पीड कितना लेते हो, वैक्यूम में लेते हो ना, 3 × 10⁸ यस और नो। तो ऐसे ही अगर मीडियम गिवन नहीं है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हम वैक्यूम में लेंगे, उसका वैल्यू होता है 10⁻⁷। अगर मीडियम दिया होगा तो ये म्यू नॉट नहीं रहेगा, म्यू हो जाएगा। ओके, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, म्यू क्या हो जाता है, म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम। नॉट लगाने का क्या मतलब है, नॉट लगाने का मतलब है कि वो वैक्यूम के लिए ही डिनोटेड है। ओके, अगर किसी और मीडियम का लिख रहे हो तो फिर म्यू लेना पड़ेगा, समझ रहे हो सब। जनरली हमारे क्लास में वैक्यूम ही हमेशा आएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हमेशा आएगा, और म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, याद रखो ये, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई, 10⁻⁷ 10⁻⁷, ठीक है। तो ये याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू करंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल था करंट से,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, सो रेडियस आता है डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई होता है एंगल थीटा से। ठीक है, अच्छा चलो अब यूनिट निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट को हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? क्या किसी को पता है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? नो सर। 1 यस, टी से कुछ होता है, कोई यस कर सकता है? बहुत फेमस नाम है। एक कार कंपनी का नाम है, अब गेस करो। टेस्ला। टेस्ला, करेक्ट। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज टेस्ला। तो ये म्यू नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा, चलो देखते हैं। बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाय, ये फाइनल वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये सिंपलीफाई होके पाई पाई कट गया 2 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 आ गया ना। तो चलो आपको यूनिट निकालना है, यहाँ से इस फॉर्मूले से आप यूनिट निकाल सकते हो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला, है ना। म्यू नॉट का यूनिट हमें निकालना है। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, सबको पता है। यस सर। रेडियस 2 का कोई यूनिट होता है क्या? 2 नो इज सर। जस्ट अ नंबर, उसका यूनिट नहीं है। रेडियस का यूनिट क्या होता है? ऐसा रेडियन। यूनिट रेडियस, रेडियस है वो। ये क्या है नीचे? रेडियस है ना, पाई तो कट गया यहाँ, देख रहे हो। रेडियस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। तो म्यू नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा? टेस्ला इनटू मीटर पर एम्पियर। समझ रहे हो? ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट, समझे? आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बता दिया गया टेस्ला है, करंट का ऐसा यूनिट सबको पता होता है, क्या होता है वो? एम्पियर। रेडियस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो आपका यूनिट फॉर म्यू नॉट आ जाता है टेस्ला इनटू मीटर बाय एम्पियर। द ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज दिस। अच्छा, क्या ये आपको याद रखना है? नहीं, आपको म्यू नॉट का यूनिट याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ऐसा यूनिट में होता है 10⁻⁻⁷। क्लियर है सबको? यस सर। चलो इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। इसको मैं बोल देता हूँ, ये जो लाइंस होते हैं ना मैग्नेट के चारों तरफ आते हैं, अगर आप आयरन डस्ट या फिर सॉडस्ट को डालते हो तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस क्यों बनते हैं? दीज लाइंस आर formed due to the presence of magnetic field. Formed due to magnetic field around a magnet. Okay. जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे घर पे, एक मैग्नेट लेना, बार मैग्नेट, उसके चारों तरफ आयरन के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स डाल के उनको अलाउ करना अरेंज होने के लिए, अलाइन होने के लिए, तो ऐसा आपको एक लाइन मिलेगा, कई सारे लाइंस मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाई आर दे फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। क्लियर है? ऐसे सन के चारों तरफ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जब आप सन के चारों तरफ मान लो प्लैनेट्स ऐसे फेंकते हो, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? गोल गोल ऑर्बिट्स में आ जाते हैं ना, घूमने लगते हैं। क्यों घूमने लगते हैं? क्योंकि सन के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसमें प्लैनेट्स अरेंज होकर ऐसे गोल गोल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। मैग्नेट के चारों तरफ भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। आप अगर कोई मेटल फेंकोगे जैसे आयरन या फिर कॉपर, तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि अर्थ को अगर सन के अराउंड छोड़ दोगे तो सन के चारों तरफ वो घूमने लगता है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इट रोटेट्स अराउंड द सन। हियर दीज आयरन पार्टिकल्स arrange themselves around the magnet due to the presence of magnetic field. क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। yes.
क्या मैग्नेटिक बस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं? नो, मूविंग चार्ज आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले चार्जेस के मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो पढ़े। क्लियर? ओके, ये पेज लिख रहे, मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप देख रहे हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, जो म्यू म्यू लिखे है ना, म्यू या फिर म्यू नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर वैक्यूम है तो म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट के बराबर, लेकिन अगर कोई और मीडियम होगा तो उसका वैल्यू फिर आपको गिवन होना चाहिए। वाटर का अलग म्यू होगा, वैक्यूम का म्यू नॉट होता है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। कैसे पता मुझे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 टू द पावर -7, तो उससे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आती है? जस्ट 4 पाई को आरएचएस में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू। यस और नो? यस सर। तो वो होता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, वाटर में अगर करंट कैरिंग लूप होगा तो कैसे निकालोगे? ऐसे जनरली कभी होगा नहीं, बट अगर निकालना होगा तो वाटर का परमेबिलिटी दिया होगा, ऐसे बता देंगे कि वाटर का परमेबिलिटी मान लो 3 गुना है वैक्यूम के परमेबिलिटी से, या फिर 2 गुना है। तो वैक्यूम का सर पता है आपको? परमेबिलिटी होता क्या है? हाँ, उसको भी अभी नीचे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज परमेबिलिटी। देखो, सिंपली मैथमेटिकल टर्म्स में ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? अगर कोई चीज किसी के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए, इक्वलिटी डालने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना? यस और नो? तो मैथमेटिकली स्पीकिंग इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाहते हो तो यू कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट। समझ रहे हो? फिर से बताता हूँ, इफ यू वांट टू नो अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ परमेबिलिटी, it is the property of a medium to allow magnetic field to pass through it। जितना ज्यादा एक मीडियम पास करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड को, उतना ज्यादा म्यू का वैल्यू आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, पहले नोट डाउन करो, फिर हम जाएंगे परमेबिलिटी पे, उसके डेफिनेशन। ओके, लेकिन इसका काम बस इतना है कि आपको एक कांस्टेंट जैसा यूज करना है क्वेश्चंस में।
क्वेश्चंस में मैथमेटिकली आपको बस म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू रखना है 10 टू द पावर -7, दैट्स इट। और अगर कहीं पे म्यू नॉट का वैल्यू डालना हुआ तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, नीचे ऐसा यूनिट लिखो, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे परमेबिलिटी को। सबने लिख लिया? यस सर, लिख लो। So what is permeability now? Permeability is the property of a medium to allow magnetic field to either pass through it or to be set up in it. कैसे डिफाइन कर रहे हैं? So the property of a medium to allow magnetic field, ऐसा नहीं तो लिख देते हैं। It is the property of a medium to allow, to permit, allow से बेटर है permit लिखना, to permit the magnetic field or field lines जो भी है to be set up in it or to pass through it भी लिख सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है। To allow, to permit the amount of, to permit an amount of magnetic field to be set up। तो जितना वो अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट करने के लिए मीडियम के अंदर, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्लास और मान लो पानी में आप सेम मैग्नेट को ले लिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है बढ़ जाए 12 टेस्ला हो जाए, है ना? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये मीडियम की वजह से आ रहा है। और किस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है? परमेबिलिटी की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर में ये जो म्यू नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा और द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल सकते हो चेंज हो जाएगा। मीडियम चेंज करने से जिस प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसको हम परमेबिलिटी बोल देते हैं। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। तो ये हो गया परमेबिलिटी। अब एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, है ना? इजी सा क्वेश्चन है। हमने एक सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिखा हुआ है ना?
मान लो आपके पास एक सेमी सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस r है, करंट फ्लो कर रहा है I। अब कोई पूछ सकता है सर ओपन सर्किट में करंट कैसा फ्लो कर रहा है? ओपन सर्किट नहीं है, पीछे मान लो ऐसे कनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो पीछे वाले पार्ट को अभी हटा दो, ये दोनों एंड्स कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है? मान लो ऐसा बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। अभी सर्कुलर के बदले सेमी सर्कुलर आर्क दे दिया गया है, ठीक है, निकालो जल्दी। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट होता है, इनटू करंट डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू थीटा। आपको बस ये निकालना है कि एक सेमी सर्कल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। क्लियर है? डू इट फास्ट। So mu naught by 8 pi into I by R into theta. ऐसे कैसे निकाल लिया आप? हाफ कर दिए क्या उसको? देखो ये तो जनरल फॉर्मूला है, थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू हमने 2 पाई रख के आंसर निकाला था, है ना, सर्कल के लिए। अगर आप सेमी सर्कल लोगे तो क्या ये एंगल 2 पाई होगा? टेल मी फास्ट। No, मैंने sir. पूछा था सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता था, आपने बोला 2 पाई रेडियन सबटेंड करता था, इसलिए थीटा के बदले मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे? 2 पाई। क्या अब 2 पाई रेडियन सबटेंड होगा यहाँ पे? नो, No, sir. Pi radians होगा. पाई रेडियन सबटेंड होगा, ठीक है, तो थीटा के बदले पाई डाल दो। अगर पाई डालोगे तो वो नीचे वाला पाई और ये पाई कट जाएगा, सब्स्टिट्यूट करना है आपको बस, थीटा इक्वल टू पाई। तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 4r। क्या ये आधा है सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड का? यस, देख रहे हो सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर लूप के वजह से फील्ड कितना आता था? म्यू नॉट I बाय 2r। अब कितना आ रहा है? म्यू नॉट I बाय 4r। इज इट हाफ ऑफ द प्रीवियस आंसर? यस। तो आप हाफ करके भी निकाल सकते हो, अगर ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें थीटा का वैल्यू डालो या फिर हाफ कर दो। समझ में आ रहा है सबको? अगर Yes, sir. पाई बाय 3 रेडियन सबटेंड कर रहा है तब कैसे निकालोगे? मान लो एंगल 60 डिग्रीज, मान लो 60 डिग्रीज एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, करंट क्या रेड है I। अब निकालो मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से। So u naught I by 12R. म्यू नॉट I बाय 4 पाई इनटू I बाय r। थीटा क्या आ जाएगा? अब 60 डिग्री को कितना रेडियंस लिख सकते हैं हम? बोलो। पाई बाय 3 है ना, करेक्ट हूं मैं? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो पाई बाय 3 कितना Yes, हो sir. जाएगा? 180 बाय 3 विच इज 60 डिग्रीज। सो पाई और पाई यहां से कट, कितना आंसर आ जाएगा? म्यू नॉट I बाय 12r। ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसे आप निकाल सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है? ये सेंटर पे है, ठीक है, हर पार्ट में हमने सेंटर पे निकाला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, नॉट एट एनी अदर पॉइंट। नोट डाउन करो जल्दी से। अच्छा मान लो आपका सर्कुलर लूप में 2 लूप है, ऐसा एक लूप फिर और एक लूप है ऐसा दूसरा, तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड? तब थीटा को क्या लोगे? 2 पाई के बदले आप कितना ले लोगे अगर 2 लूप है तो? 2 पाई प्लस 2 पाई या फिर 2 पाई इंटू 2 विच इज 4 पाई, है ना। क्या आप मल्टीपल लूप्स लेने से भी निकाल सकते हो? मान लो 10 लूप दे दिया गया, क्या आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो
एट द सेंटर। 2.2 क्यों करेंगे? जैसे वो एक दूसरे के ऊपर ही तो है, तो फिर वो एंगल तो सेम ही रहेगा। नहीं सेम रहेगा ना, एंगल तो ऐसे देखो, मान लो आप एक राउंड घूमते हो, एक राउंड घूमने से आपने कितना एंगल बनाया? 360। 2 पाई, ठीक है। मान लो फिर दूसरा राउंड घूमते हो, अब कितना एंगल बनाया आप? 4 पाई है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों एंगल सेम है? हाँ, लेकिन क्या दोनों ने सेम एंगल कवर किया है? नो। नो सर। दोनों 2 पाई के फॉर्म में ही है, ये 2 पाई है, 4 पाई भी यही एंगल है, सेम एंगल है, बट अलग अलग मैग्नीट्यूड है फॉर द एंगल्स obtained. Why? Because for one loop you are just traversing by 360, for the second loop you are traversing more by 360. तो आपका टोटल एंगल हो जाएगा 360 प्लस 360 which is 2 into 360. अगर आप ऐसा लॉजिक लगाओगे कि सेम एंगल है 360 720, तो फिर मैं बोल दूंगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब इक्वल है। हालांकि डायग्रामेटिकली सारे इक्वल है, बट क्या मैथमेटिकली इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज? नो। इज 2 पाई इक्वल टू 4 पाई? नो सर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसे तो फिर 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 आएगा, नॉट पॉसिबल है ना। तो सारे एंगल देखोगे तो डायग्रामेटिकली सेम है, ये 2 पाई है, सेम एंगल 4 पाई आएगा, 6 पाई इधर ही आएगा, 8 पाई भी इधर ही आएगा, बट देयर मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट। समझे? यस सर। अगर आप बोलोगे देखो, मान लो ये एंगल आपको निकालना है, तो ये एंगल को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, आप उल्टा जाके ऐसे भी मेजर कर सकते हो, है ना। तो दोनों तो सेम एंगल है, एक में हम ज्यादा बड़ा वाला एंगल लिख रहे हैं, एक में छोटा वाला एंगल लिख रहे हैं, बट दोनों का क्या मैग्नीट्यूड वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा? नो, एंगल सेम है बट न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आप दो लूप बनाते हो, तो एक लूप का 360, दूसरे लूप का और 360, टोटल एंगल हो जाएगा 360 into 2 और 2 पाई into 2 which is 4 पाई डिग्री। या फिर ऐसे सोचो, मान लो आपके पास दो लूप है, एक लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो दो लूप के वजह से कितना आएगा? उसका डबल। यस और नो? समझ में आ रहा है या फिर फॉर्मूला लिखा दूं डायरेक्ट? चलो लिखा ही देता हूँ। फॉर n loops, n circular loops, what is the magnetic field? Magnetic field at center is given as mu naught I by 2r into n. n क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एक के वजह से फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 2r, n के वजह से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय n। यूनिटरी मेथड। या फिर अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे भी तो सेम आंसर आएगा। कैसे? अगर आपके पास n लूप्स है तो n लूप्स कितना एंगल सबटेंड करेंगे? एक लूप एंगल सबटेंड करता है 2 पाई रेडियन, n लूप कितना एंगल सबटेंड करेगा? n into 2 पाई। यहाँ पे थीटा के बदले क्या डाल दोगे? n into 2 पाई। तो ये पाई पाई कट हो जाएगा, 2 into 2 4 होता है। तो क्या आ जा रहा है आंसर? म्यू नॉट n i by 2r। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू नॉट by 4 पाई into i by r into n into 2 पाई। n into 2 पाई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि n लूप्स है, एक सर्कुलर लूप का एंगल सबटेंडेड होता है 2 पाई, तो n लूप का कितना आ जाएगा? n into 2 पाई। तो ये एक्चुअली 2 पाई, यहाँ से 2 पाई, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, दोनों सेम है। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। एक ही स्टूडेंट है क्लास में। चलो नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, लिख लिया? यस और नो? यस सर, लिख लिया। चलो अब देखो, इतना आपका काम का है। इसके बाद कुछ कुछ पार्ट्स में आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर्कल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मान लो ऐसा आपका सर्कुलर लूप है, आपका ऐसे प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस, सर्कल को ऐसा रखा गया। तो ये जनरली यूज ज्यादा आता नहीं, बट फिर भी इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें ऑप्शनल लिख देता हूं। अच्छा, एक्सिस में अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, b at p। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये डिराइव आप 12th में सारी चीजें डिराइव करोगे आप, डोंट वरी, लेकिन अभी से पढ़ लोगे तो वहां पे थोड़ा इजी होगा। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का मान लो रेडियस है r, तो मैग्नेटिक फील्ड एट p हो जाता है म्यू नॉट I बाय डिवाइडेड बाय 4 पाई, 2 ही रहता है सॉरी, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। ओके, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट at a distance x along the axis of the loop। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? पिछला वाला फॉर्मूला कब था, जब आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। क्या आप सेंटर पे निकाल रहे हैं हम? नो, हम अभी एक पॉइंट एट ए पॉइंट along the axis of the loop निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है फॉर एनी पॉइंट along the axis of the loop। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो पिछला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट डिराइव हो सकता है। कैसे? अगर आपको सेंटर पे जाना है, इस पॉइंट को अगर आप सेंटर पे लोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो डाल दो x को 0। अगर आप x को 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर टू द पावर 3/2। r स्क्वायर टू द पावर 3/2 कितना होता है? क्या ये r क्यूब होता है? यस। तो म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2r क्यूब, ऊपर r स्क्वायर है नीचे r क्यूब है, तो r r कट जाएगा, एक r बचेगा, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I बाय 2r, जो कि पिछले केस में डिराइव होता है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, इससे इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे अभी फिलहाल के लिए, बाद में आपका याद हो जाए। फाइन, अब ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हम सीख गए। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चलो पिछले केस से स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। पिछले केस में एक्चुअली मुझे डायरेक्शन पहले बताना चाहिए। चलो जल्दी से देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल और द स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है? स्क्रू रूल ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप एक स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो अंदर जाता है, हमेशा प्लेन के अंदर जाएगा, घुसने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? सेंटर पे। बोलो,
स्क्रू रूल यूज करोगे तो स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाता है। ऐसे ही अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ आएगा? इनटू द प्लेन। ओके, समझ में आ रहा है? इफ द करंट इज क्लॉकवाइज, what is the direction of magnetic field? Magnetic field is into the plane. क्लियर है? अच्छा, राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से भी आप निकाल सकते हो। टेक योर राइट हैंड पाम, पाम को क्लॉकवाइज रोटेट करो। देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है। अगर आप राइट हैंड को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है आपका? इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? ऐसा नो, मान लो आपने ऐसे अपने पाम को इस क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया तो थंब आपका ऐसा पॉइंट कर रहा है ना अंदर, राइट और रॉन्ग? करके Yes, देखो sir. एक बार, करके देखा या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? Yes, sir. ओके, अगर वही पाम को आप सर एंटी इससे क्लॉकवाइज घुमा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी निकलता है ना? क्या? सर इसी तरीके से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी निकलता है ना, उसका डायरेक्शन? नहीं, इससे थोड़ी निकलता है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऐसे निकलता है। यस सर, सॉरी, वो क्रॉस प्रोडक्ट ही बोल रहा था मैं। क्रॉस प्रोडक्ट का भी ऐसे ही निकलता है। एक्चुअली जब आप 12th में जाओगे तो पढ़ोगे ये मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके डिराइव करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद थोड़ा इंटीग्रेशन आएगा, तब डिराइव होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन इसका क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से सिमिलर है। ठीक है, तो मान लो अब करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन, राइट? अब अपने राइट हैंड पाम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, थंब किधर आ रहा है? आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो। नीचे भी आप लगा सकते हो एक्सेस वाले केस में। यहाँ पे खड़े हो जाना, थंब को, सॉरी, राइट हैंड को रोटेट करना करंट के डायरेक्शन में, जहां थंब पॉइंट करेगा उधर आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। क्या आपने लिख लिया? नो सर, 1 मिनट। यस सर, लिख लिया। ओके, नीचे वाले केस में कैसे डायरेक्शन निकालोगे? नीचे वाले पॉइंट केस में आप पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ पे अपने हाथ को घुमाओ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जहां थंब पॉइंट करेगा वो दे देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसमें आप यहाँ से पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है,
आपके लिए करंट कैसा मूव कर रहा है, प्लेन के अंदर से बाहर आ रहा है ना, तो ये कैसा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है राइट, ऐसे जा रहे हो, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है, यस सर। वो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, ऐसा आएगा, आप हाथ को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे, किधर आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आउट ऑफ प्लेन, अच्छा इधर आएगा, घुमा के देखो एक बार, अपने राइट हैंड पाम को ऐसे अंदर से लेके बाहर तक रोटेट करो, तो थंब आपका इधर फेस कर रहा है, यस और नो, या फिर एक स्क्रू को रोटेट करो, एक स्क्रू को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो बाहर आ जाएगा राइट, होल से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इधर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस सर। करके देखो, ओके, अगर दूसरे डायरेक्शन पे होता तो क्या करते, स्क्रू को आप ऐसा रोटेट करते, स्क्रू को ऐसा रोटेट करने से वो अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, अगर क्लॉकवाइज होता तो वो ऐसे लूप के अंदर जा रहा होता, क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज में लूप के बाहर आएगा और क्लॉकवाइज में लूप के अंदर जाएगा, समझे, ये याद रख सकते हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है।